आज फिर खाना जल गया। हर दिन मैं कोशिश करता हूँ, पर कुछ भी ठीक नहीं होता। मुझे नहीं पता कि खाना कैसे बनाते हैं, घर कैसे संभालते हैं। काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते। उनके जाने के बाद तो मेरी सारी खुशियां छिन गई हैं। यह घर भी अब मुझे काटने को दौड़ता है। तभी उसकी बचपन की दोस्त किरण उसके लिए खाना लेकर आती है। किरण का चेहरा एक उम्मीद की किरण की तरह चमक रहा है, जो ध्रुव के जीवन में थोड़ा उजाला लाती है। ध्रुव, मुझे लगा ही था कि तुम फिर से खाना जला दोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आई हूँ। किरण, तुम आज भी मेरे लिए भोजन लेकर आई हो। तुम सच में मेरा कितना ध्यान रखती हो। अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। ध्यान तो रखना ही था। आखिर मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त जो हूँ, और मुझे पता है तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तुम्हारी सारी जायदाद भी तुम्हारे बड़े पापा बड़ी मम्मी ने हड़प ली है, और तुम्हें इस छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। हाँ, अगर मेरे माता पिता ने बड़े पापा पर इतना भरोसा ना किया होता तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे माता पिता बड़े पापा बड़ी मम्मी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते थे। अब वो सब छोड़ो और ये लो, भोजन कर लो। आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई है। क्या तुम सच कह रही हो किरण? पर ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? मैं बस खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी में थोड़ा जल गया, पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं? तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। तुम अगर ऐसे ही खुद से खाना बनाने की कोशिश करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी खाना बनाना सीख सकते हो। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। क्या सच में तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी? हाँ, पर आज नहीं, कल से। आज मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलती हूँ, और तुम भी खाना खाकर काम पर चले जाना, नहीं तो वो तुम्हारे बड़े पापा बड़ी मम्मी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। किरण ऐसा कहते ही वहां से चली जाती है। ध्रुव अपने अकेलेपन में भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, आपने तो हमेशा से मेरी जिंदगी में कष्ट और दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया, पर मुझे खुशी है कि इस मुश्किल घड़ी में भी आपने ऐसा दोस्त दिया है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। अब बस मेरा एक ही सपना है कि किसी भी तरह हम दोनों की शादी हो जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं उसे हमेशा खुश रखूं। ध्रुव की जिंदगी बाकियों से काफी मुश्किल है, और उसे अपनी जिंदगी से काफी शिकायतें भी हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी को अपनाते हुए बस एक ही इच्छा रखता है, और वह है किरण से शादी करना, जिसके लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार है। अगले दिन ध्रुव काम पर देर से पहुंचा। वह मंगल के आलीशान घर के बाहर खड़ा है, जहां हर चीज उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती लगती है। तभी मीना बाहर आती है और उसे देखते ही भड़क जाती है। ये देखो, अब जाकर आए हैं ये लाट साहब। क्यों रे, तुझे कितनी बार कहा है कि समय पर आ। घर में कितने काम करने रहते हैं, पर तू तो अपनी ही मनमर्जी करता रहता है। लगता है तुझे हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं। पर बड़ी मम्मी, थोड़ी ही देर तो हुई है। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब इतनी हिम्मत हो गई है तेरी, तुझे देर करना ही क्यों है? देख ध्रुव, हम तेरे ऊपर दया करके तुझ पर तरस खाकर तुझे काम पर रख रहे हैं। इसका फायदा उठा रहा है क्या? आज के बाद अगर थोड़ी सी भी देर की ना, तो समझ लेना कि तेरी नौकरी तो गई। तभी मंगल वहां आता है। अरे क्या हो गया मीना, क्यों सुबह सुबह शोर कर रही हो? और क्या होगा, यह ध्रुव आज भी काम पर देर से आया, इसका तो अब रोज का हो गया है। अरे ये तो है ही कामचोर। तुम इस जैसे के लिए अपना गला क्यों खराब कर रही हो? देर से आने की कोई सजा दे दो, अपने आप ही सुधर जाएगा। हाँ,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो ये सुधरेगा कैसे। तो मेरी बात ध्यान से सुन ध्रुव, आज के बाद जितने भी दिन तू देर से आएगा उस दिन काम तो करना ही पड़ेगा, पर उस दिन के पैसे तुझे नहीं मिलेंगे, समझा? और आज के भी पैसे काट लिए जाएंगे देर से आने के लिए। ऐसा मत कीजिए बड़ी मम्मी, आज के लिए बस माफ कर दीजिए। मैं कल से रोज समय पर आऊंगा, देर नहीं करूंगा, पक्का। अगर आज आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी तो कल मैं भूखा रह जाऊंगा। आप पहले ही इतने कम पैसे देते हैं, उसमें भी अगर आपने पैसे काट लिए तो मेरा क्या होगा? तो तू क्या चाहता है कि अब हम तुझे ज्यादा पैसे दें? तेरे जैसे कामचोर और निकम्मे को तो रखना ही नहीं चाहिए काम पर। हम तुझे काम पर रख रहे हैं, क्या तेरे लिए काफी नहीं है? अब जाकर काम कर, नहीं तो निकल जा यहां से। मीना ऐसा कहते ही वहां से चली जाती है। ये सब सुनकर ध्रुव को बहुत ही बुरा लगता है और वो किस्मत को मन ही मन कोसता है। हे भगवान, ये सब क्या है? एक तो मुझे ही मेरे घर से मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी ने निकाल दिया, ऊपर से ये लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैं कोई पराया हूं। मेरे पिता ने इन पर इतना भरोसा किया और अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर दी। किसी ने सच कहा है कि धन मनुष्य की चेतना छीन लेता है और उसे अंधा कर देता है। काश पिताजी ने सारी जायदाद इनके नाम न की होती तो यह दिन न देखना पड़ता। ध्रुव अपने माता पिता के निर्णय पर बहुत ही दुख होता है और चुपचाप अपना काम करने लगता है। उस दिन की इतनी मेहनत के बाद भी उसे तनख्वाह नहीं मिलती और वो मायूस होकर घर आ जाता है। ध्रुव मायूस होकर अपनी कुटिया में आता है। वह सोचता है कि आज उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी किरण खाना लेकर उसके घर आती है। ध्रुव, ये देखो खाना, जल्दी से हाथ धोकर खा लो। आज भी मैंने तुम्हारा मनचाहा भोजन बनाया है। अरे किरण, तुमने तो सुबह ही भोजन दिया था ना। हाँ तो क्या हो गया? यह कहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक बार ही भोजन ला सकती हूँ। ध्रुव मन ही मन सोचता है कि किरण कितनी अच्छी है और उसे अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। किरण, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, बहुत दिनों से मेरे मन में ही था, पर आज मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ। बताना तो मुझे भी है कुछ तुम्हें, तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसी क्या बात है किरण? तुम्हें याद है बचपन में हम तीनों एक साथ खेला करते थे, तुम, मैं और अभय? हाँ, पर वो तो बचपन में ही हमसे दूर चला गया था, किसी दूसरे राज्य में। हाँ, पर अब वो वापस आ चुका है। क्या बात कर रही हो किरण? यह तो सच में बहुत खुशी की बात है, पर वह इतने सालों बाद क्यों आया है? मुझे लेने। तुम्हें लेने? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, वो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे और हमने तो एक दूसरे के साथ रहने का वादा भी किया था। क्या तुम बचपन से ही अभय से प्यार करती थी? हाँ ध्रुव, मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ और आज इतने सालों बाद वो मुझे लेने आया है और इसलिए मैंने सोचा कि जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम्हें जितना हो सके उतना खाना खिलाऊं। क्या पता फिर कब मैं तुम्हें अपने हाथों से बना भोजन दे पाऊंगी। अच्छा, तो इसलिए तुम रोज 2 बार मेरे लिए भोजन लाने लगी हो और हर बार मेरे ही पसंद का भोजन। अच्छा। हाँ, वो सब छोड़ो, तुम भी कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, पर माफ करना, मैं भूल गया कि मुझे क्या कहना था। कोई बात नहीं, जब याद आए तब बता देना। अब मैं चलती हूँ और हाँ, मेरी शादी अगले सप्ताह है तो आना जरूर, कोई बहाना नहीं चलेगा। किरण ऐसा कहते ही वहां से चली जाती है और ध्रुव किरण की शादी की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, सारी जायदाद बड़े पापा बड़ी मम्मी के नाम हो गई। तब भी मैंने इस बात को अपनाया और चुपचाप सहता गया, इस आस में कि मेरे जीवन में दुख है पर आप आगे चलकर मुझे खुशियां ही खुशियां देंगे। और आपने तो एक पल में ही मेरी सारी खुशियों को छीन लिया।
ऐसा क्यों किया भगवान आपने? ऐसा क्यों किया? ध्रुव को इस बात से बेहद दुख पहुंचता है और अब उसकी जीने की चाह ही चली गई। उसने अब उम्मीद ही रखना छोड़ दिया कि कभी उसके जीवन में खुशियां आएंगी भी, और सो गया। अगले दिन होते ही वो सुबह सुबह ही अपने समय से पहले ही वो काम पर चला जाता है। ध्रुव मन ही मन सोच रहा है, अच्छा हुआ मैंने किरण को यह बात नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि उसने तो बचपन में ही अपना दिल अभय को दे दिया था। उम्मीद है कि अभय किरण को मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा और किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। ध्रुव यह सब सोचकर जा ही रहा था कि अचानक से उसने देखा कि उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी कुछ बात कर रहे हैं। उसने उन्हें परेशान करने का नहीं सोचा, इसीलिए वह वहीं खड़ा हो गया। पर यह बात उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी को नहीं पता थी और वह दोनों ही ध्रुव के बारे में बात कर रहे थे। पर फिर भी उसे यह पता चले कि उसके पिता ने जायदाद में लिखा था कि उसके ठीक 20 वर्ष होते ही सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसे किसी तरह पता चल गया तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। सच में ध्रुव कितना मूर्ख है। एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर जायदाद में क्या लिखा था, नहीं तो हमें आज ऐसी जिंदगी नहीं मिलती। पर फिर भी उसे यह पता चले कि उसके पिता ने जायदाद में लिखा था कि उसके ठीक 20 वर्ष होते ही सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसे किसी तरह पता चल गया तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब सारी जायदाद उसकी हो चुकी है, क्योंकि अब वो पूरे 20 वर्ष का हो गया है, तो मुझे लगता है कि हमें उसे कैसे भी करके फंसाना होगा और जायदाद पर धोखे से उसके हस्ताक्षर लेने होंगे। सही कहा, और यह काम हमें सफाई से करनी होगी ताकि उसे भनक तक ना लगे। ध्रुव के बड़े पापा बड़ी मम्मी इस बात से अनजान कि ध्रुव उनके पीछे ही खड़ा सब सुन रहा है। उन्होंने सारी बात बिना सोचे समझे ही बोल दी, जिससे ध्रुव को सारी बात पता चल गई। हे भगवान, अच्छा हुआ कि आज मैं समय से पहले ही काम पर आ गया, नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे पिता ने जायदाद पर क्या लिखा था और मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी किस तरह मुझे धोखे में रखकर पूरे घर पर अपना कब्जा करके रखा है। और अब ये लोग मुझसे धोखे से इस जायदाद पर हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं मैंने सब सुन लिया है। अब मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। ध्रुव सबसे पहले घर चला जाता है, पर जब वह घर जाता है तो देखता है कि किरण पहले से ही उसके घर पर होती है। अरे ध्रुव, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी, पर आकर देखा तो तुम थे ही नहीं। मुझे लगा कि तुम काम पर चले गए हो। काम पर गया था किरण, पर जब मैं काम पर गया था तो चुपके से बड़े पापा बड़ी मम्मी की बातें सुनी, और जब मैंने उनकी बातें सुनी तो पूरी तरह से हैरान रह गया। किरण, ऐसा क्या सुन लिया तुमने, और इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने सुना कि मेरे पिता ने जायदाद पर यह लिखा था कि जब मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा तब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, और आज ही के दिन मैं 20 वर्ष का हो चुका हूं। पर मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी इस बात से बहुत परेशान हैं और मुझसे धोखे से जायदाद पर हस्ताक्षर लेने की योजना बना रहे हैं। यह तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? तुम्हारे बड़े पापा बड़ी मम्मी तो बहुत ही शातिर और कपटी निकले। वो तुम्हारी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। अब तुम क्या करोगे ध्रुव? अगर मुझे इस तरह की जिंदगी और नहीं जीनी है तो यह खतरा उठाना ही पड़ेगा किरण, और तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और देखना, तुम दोनों की शादी में इस बार एक अच्छा और महंगा तोहफा लेकर आऊंगा, क्योंकि अब मेरी गरीबी के दिन जाने वाले हैं। पर फिर भी अपना ध्यान रखना और उन दोनों से बच के रहना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ध्रुव ऐसा कहते ही वहां से चला जाता है जायदाद के कागज की चोरी करने। मंगल और मीना ध्रुव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर उनको क्या पता कि ध्रुव तो उनके घर बहुत पहले ही घुस गया है।
ध्रुव बड़ी मम्मी के कमरे की तलाशी लेने लगता है और तभी गलती से उससे फूलदान गिर जाता है, जिससे जोर से आवाज आती है और ध्रुव जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाता है। ये आवाज कैसी है जी? कहीं चोर तो नहीं घुसा? चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी दोनों ही ऊपर जाते हैं, पर कमरे में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं था। भला ये फूलदान कैसे गिरा? अरे कोई बिल्ली होगी या हवा की वजह से गिर गया होगा। अभी फूलदान को छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है। ध्रुव आता ही होगा, जल्दी नीचे चलो। उसके बाद ध्रुव के बड़े पापा बड़ी मम्मी दोनों ही नीचे चले जाते हैं और ध्रुव बाहर आता है। अच्छा हुआ चले गए, मुझे तो लगा आज मैं पकड़ा ही जाऊंगा। अब जल्दी से जायदाद के कागज ढूंढकर यहाँ से निकल जाता हूँ, इससे पहले कि बड़े पापा बड़ी मम्मी को पता चले। फिर ध्रुव जल्दी से जायदाद के कागज ढूंढने लगता है और तभी उसे एक कागज मिलती है। अरे यह तो वही जायदाद के कागज है। अच्छा हुआ मुझे मिल गया, अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। ध्रुव वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से ही कुछ आदमियों के साथ उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी वहां पर आ जाते हैं और ध्रुव को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये क्या बड़े पापा बड़ी मम्मी, आप दोनों यहाँ? यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना था कि तू यहाँ क्या कर रहा है? चोरी करने आया है? अरे मैं भला अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगा? क्या कहा? तेरा घर? लगता है तू अपनी औकात भूल चुका है। शायद तुझे याद नहीं कि तेरे बाप ने सारी जायदाद हमारे नाम की हुई है। हाँ हाँ, तब तक जब तक मैं 20 वर्ष का ना हो जाऊं, और आज के दिन मैं पूरे 20 वर्ष का हो चुका हूं, और इसलिए अब यह घर और यह सारी जायदाद मेरी है। अब इसमें आपका कोई हक नहीं। अच्छा, तो तुझे सब पता चल गया है और इसलिए तू यहाँ जायदाद के कागज चुराने आया है ताकि तेरे पास सबूत हो। पर क्या फायदा? अफसोस, पर तू ये जायदाद के कागज किसी को भी दिखा नहीं सकता है। पर क्यों? अरे क्योंकि हम तुझे यहां से जिंदा जाने देंगे तभी ना। भाइयों, मारो इसे, तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। मंगल के ऐसा कहते ही उसके सारे भाड़े के गुंडे ध्रुव को मारने लगते हैं और तब तक मारते हैं जब तक ध्रुव के प्राण नहीं निकल जाते हैं। गांव में ध्रुव की मौत की बात फैलने लगती है और यह बात किरण को भी पता चलती है। उसे अभय यह बात बताता है। मुझे पता है कि उसका जीवन कितना कठिन था और वो इतना गरीब था, पर उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम गलत हो अभय। वो चोरी करने गया था, लेकिन पैसे या गहने चुराने नहीं, बल्कि जायदाद के कागज चुराने, ताकि वो अपना हक ले सके। जायदाद के कागज चुराने गया था, पर क्यों और कैसा हक? क्योंकि ध्रुव के पिता ने जो वसीयत लिखी थी, उसमें सारी जायदाद उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी को नहीं दी थी। वो सिर्फ ध्रुव के 20 वर्ष होने तक उन दोनों को दी थी। पर अब ध्रुव 20 वर्ष का हो चुका था और किसी तरह ध्रुव को यह सारी बात पता चली और वो अपने हक के लिए वहां चोरी करने गया था। लेकिन लगता है कि उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी को सारी बात पता चल गई और उन्होंने उसे मार दिया और सब कुछ झूठा कहा कि ध्रुव पैसों या गहने की चोरी करने गुस्सा था। ये तुम क्या कह रही हो किरण? मैं सच कह रही हूँ अभय। ध्रुव के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अगर मैंने उसे इंसाफ नहीं दिलाया तो उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। पर तुम उसे इंसाफ कैसे दिलाओगी? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना अभय। ध्रुव मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए उसके लिए जो हो सकेगा मैं वो करूंगी, अपने बचपन की दोस्ती के लिए। किरण मुखिया के पास जाती है और उन्हें सब बताती है। मंगल बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या हो गया मुखिया जी? आप सुबह सुबह मेरे घर? अब कुछ खास बात है क्या? हमें सब पता है कि ध्रुव यहाँ अपने जायदाद के कागज चुराने आया था, ना कि तुम्हारे पैसे या गहने की चोरी करने आया था। पर भला वो जायदाद के कागज क्यों चुराएगा मुखिया जी? क्योंकि जायदाद में साफ साफ लिखा था
कि सारी जायदाद ध्रुव के 20 वर्ष होने के बाद उसे मिल जाएगा, जो तुम होने नहीं दे रहे थे। इसलिए उसे मजबूरन जायदाद चुराने के लिए तुम्हारे घर घुसना पड़ा और तुम्हें यह बात पता चल गई, इसलिए तुमने उसे मार डाला। ये आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? और ये सब आपको कहा किसने? क्या इस लड़की ने? ये तो ध्रुव की बचपन की दोस्त है, तो इसे ऐसा कहेगी ये? अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहेंगे पूरी सच्चाई। मंगल ऐसा कहते ही मीना को वसीयत लाने के लिए कहता है। ये देखिए मुखिया जी, इसे अच्छे से पढ़िए। क्या इसमें कहीं भी लिखा है कि ध्रुव के 20 वर्ष होते ही सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी? जरा देखिए। मुखिया वसीयत को ध्यान से पढ़ता है, पर मुखिया को ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता जहां ध्रुव की बात भी की गई हो। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो मंगल, इस वसीयत में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों ने वसीयत में कोई छेड़छाड़ की है। ये इनकी चाल है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। पर हमारे पास कोई और सबूत भी तो नहीं। केवल तुम्हारे बोलने से हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। समझा करो बिटिया। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? माफ करना बिटिया, पर हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। अगर सबूत होता तो हम जरूर कुछ करते, पर हालात को देखते हुए अभी हम मजबूर हैं बिटिया। सबूत के ना होने से मंगल और मीना दोनों ही बच जाते हैं और सारे लोग वहां से चले जाते हैं। किरण इस बात से बहुत ही दुखी हो जाती है। किरण और अभय निराश होकर ध्रुव की कुटिया में लौटते हैं। किरण, जैसा तुमने कहा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जायदाद पर तो ध्रुव का जिक्र ही नहीं था। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। नहीं अभय, ये कोई गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि ध्रुव ने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी और मान लेते हैं कि कोई गलतफहमी हो भी गई हो, पर तब भी सिर्फ चोरी करने के जुर्म में वो लोग ध्रुव को नहीं मारेंगे ना। तो फिर जायदाद में ध्रुव का जिक्र क्यों नहीं था? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ध्रुव ने मुझे कहा था अगर वो सीधा उनसे जाकर जायदाद के बारे में बोलेगा तो बड़े पापा बड़ी मम्मी कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। वो लोग बहुत ही शातिर और चालाक है, इसीलिए तो ध्रुव उनके यहाँ चोरी करने गया था। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि जायदाद के कागज में छेड़छाड़ की गई है। क्या वो कागज नकली है? हाँ, सही समझे। और मुझे माफ करना किरण, पर मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने अभी तुमसे शादी की तो मुझे यहाँ से जाना होगा, और जब तक मैं ध्रुव को निर्दोष साबित ना कर दूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ। तो ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आखिर वह भी मेरा बचपन का दोस्त था। उसके बाद अभय और किरण दोनों ने ही ध्रुव को निर्दोष साबित करने का और उसके मौत का बदला लेने का सोचा। पर दिक्कत की बात यह थी कि वो ऐसा करेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे ध्रुव निर्दोष साबित हो सके। उधर मंगल और मीना अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। यह किरण तो सच में काफी शातिर निकली, अपने दोस्त को निर्दोष साबित करने के लिए यहाँ आ गई। वो तो अच्छा हुआ, मुझे इस बात का पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। इसलिए वक्त रहते ही हमने नकली वसीयत बना ली और नकली हस्ताक्षर भी कर दिए। आप तो सच में दूसरों के हस्ताक्षर की नकल करने में कितने माहिर हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही बच पाए हैं। वो तो है, और अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे पास जायदाद के नकली कागज भी है और ध्रुव भी नहीं है। अब सारी रुकावट हट चुकी है और अब हम आराम से चैन की जिंदगी जिएंगे इस आलीशान से घर में। मंगल और मीना आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से उनका एक भाड़े का आदमी दौड़ते हुए उन दोनों के पास आता है। मालिक मालिक, गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। अरे क्या हो गया? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मालिक, कुछ ठीक नहीं है। वो ध्रुव 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 को क्या हुआ? उसे अच्छे से गाड़ दिया था ना? हाँ, मैंने उसे अच्छे से जमीन पर गाड़ दिया था।
पर पता नहीं कैसे वो मरा नहीं, जिंदा है। भाड़े के उस आदमी की बात सुनकर मंगल और मीना पूरी तरह से चौंक जाते हैं और उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वो भला जिंदा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है ना। हमें भी ऐसा लगा था मालिक, पर अब पता नहीं कैसे वो जिंदा है। अभी मैं उसके घर से होकर आया हूं। मैं सच कह रहा हूं मालिक, आप चाहे तो खुद चलकर देख सकते हैं यहाँ। मंगल तुरंत ध्रुव के घर जाता है। जब जाता है तो उसे अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं मिलता है, पर ध्रुव के कपड़ों से और पीछे से देखने से ऐसा ही लग रहा था कि वो ध्रुव ही है। ये क्या? ये तो सच में ध्रुव ही है, बस उसका चेहरा दिख नहीं रहा। पर जो भी हो, मुझे उसे मारना ही होगा, नहीं तो सबको पता जो चल जाएगा कि वो वसीयत झूठी थी और मैंने ही जानबूझकर ध्रुव को मरवाया था। मुझे उसे मारना ही होगा। मंगल ध्रुव को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और एक डंडा लेकर चुपके से धीरे धीरे ध्रुव के घर में घुसने लगता है। और जैसे ही वह डंडे से हमला करने ही वाला होता है, तभी मुखिया जी और सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं जो छिपके खड़े थे। रुको मंगल, वो ध्रुव नहीं है। क्या कहा? ये ध्रुव नहीं है? और मुखिया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव के कपड़े पहने वह आदमी अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर मंगल पूरी तरह से आश्चर्य हो जाता है। तो तुम अभय होना, जिसके साथ किरण का रिश्ता पक्का हुआ है। ये सब किरण की चाल थी। किरण की चाल? मैं कुछ समझा नहीं। तुम अभी तक नहीं समझ पाए? जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा मूर्ख निकले। यह सब हमने इसलिए किया ताकि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ सके। मुझे पता था अगर तुम्हें यह पता चल गया कि ध्रुव मरा नहीं, जिंदा है, तो तुम उसे मारने जरूर आओगे। नहीं तो सबको पता जो चल जाएगा कि वो वसीयत नकली है और तुमने जानबूझकर ध्रुव को मरवाया था। इसलिए इस काम में हमारी मदद तुम्हारे ही साथी ने कुछ पैसों के बदले की, जिसकी वजह से आज सबके सामने तुम्हारी असलियत का पता चल सका। उससे पहले तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाइयों, इसे मारो, तब तक मारो जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए, और जाकर सैनिकों के हवाले कर दो इसे। अब महाराज ही सजा देंगे इसे। इसके बाद सारे लोग मिलकर मंगल को पीटने लगे और उसे ले जाकर सैनिकों के हवाले कर दिया गया। इस तरह ध्रुव की मौत का बदला किरण ने ले लिया। ध्रुव का जीवन बहुत ही घटिया था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए। उसे उसका प्यार तक नहीं मिला और ना ही वह कभी अमीरों वाली अच्छी तरह जिंदगी जी पाया, और उसकी अच्छी जिंदगी ना होने का जिम्मेदार मंगल था, जिसे किरण ने उसके किए की सजा उसे दिला दी।